हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर सीखेंगे जिसका नाम है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों, बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन इसके लिए आपको लास्ट ईयर का जो इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है उसको अच्छी तरह से पढ़ना होगा। उसमें जो कंसेप्ट है वो क्लियर आपके होने चाहिए, ठीक है। वो अगर अच्छे से क्लियर है तो ये चैप्टर समझने में बहुत आसान है। और देखो बच्चों, मैं भी बहुत आसान तरीके से आपको इसको समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये जो चैप्टर है इसमें ये 3 टॉपिक हमको पढ़ने हैं, जिसमें पहला टॉपिक है एनर्जी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये हमने लास्ट ईयर में सब पढ़ा है, ठीक है। चलो, तो देखो बच्चों, क्या होता है कि कोई भी कंडक्टर अगर होता है उसमें से अगर करंट फ्लो होता है, ठीक है, करंट अगर फ्लो हो रहा है तो उसमें से चार्ज फ्लो होता है। फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट। और जो चार्ज रहते हैं वो रहते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो उसको हम करंट फ्लो कहते हैं, ठीक है। इसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। तो एनर्जी ट्रांसफर, तो एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है। तो बच्चों, किसी भी कंडक्टर से अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है ये सेल करता है या फिर बैटरी, ठीक है। बैटरी रहा तो उसको हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से एक रहा तो सेल, बहुत सारे सेल्स है जिसको हम बैटरी कहते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और करंट की डायरेक्शन ये साइड से पॉजिटिव, साइड से नेगेटिव, कन्वेंशनल करंट जो है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, तो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है सेल प्रोवाइड कर रहा है। और ये सेल प्रोवाइड करने के कारण इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी है, बराबर है। इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी आ जाती है क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, चार्ज फ्लो होते हैं, और ये एनर्जी भी ट्रांसफर होती है, ठीक है। अगर कोई रेजिस्टेंस बीच में आता है तो वहां क्या होता है, तो एक काइनेटिक एनर्जी, देखो बच्चों, रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पे ये जो चार्ज है इनका स्पीड कम हो जाता है, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें कहता है कि एक एनर्जी अगर काइनेटिक एनर्जी अगर कम हो गई तो फिर वो दूसरे फॉर्म में चला जाता है, तो दूसरा फॉर्म यहाँ पे हीटिंग है, तो वो हीट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी बच्चों हीट में कन्वर्ट हो जाती है, और इसी को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। कोई भी कंडक्टर से अगर करंट फ्लो होता है और वहाँ उसके बीच में कोई रेजिस्टर आता है, कोई रेजिस्टेंस आता है, तो वो रेजिस्टर जो है, वो रेजिस्टेंस है जो भी रहेगा वो हीट हो जाएगा, ठीक है। ज्यूस लॉ इसमें हम पढ़ेंगे। देन लास्ट वन है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। इसमें करंट जो है अपने आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। बच्चों, इसके पहले भी प्रीवियस स्टैंडर्ड में हमने ये एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे हमने क्या किया था, इस बैटरी को एक इंसुलेटेड कॉपर वायर दोनों टर्मिनल पे ज्वाइन करके, वो जो इंसुलेटेड कॉपर है, एक आयरन नेल को हमने इस तरह से उसको वुंड किया था, और ये सेकेंड टर्मिनल अनदर टर्मिनल यहाँ पे ज्वाइन किया। तो जैसे हम ज्वाइन करते हैं तो ये जो आयरन नेल में है इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस हो जाता है। एक्सपेरिमेंट हमने पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में ये भी आपको किस तरह से इलेक्ट्रिक वायर या फिर वो कंडक्टर जो है अपने आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अगर उसका हमने सर्कुलर लूप बनाया वो किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड करेगा, या फिर हमने इसकी सोलेनॉइड बनाए, बहुत सारे ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स अगर लेते हैं तो उसको सोलेनॉइड्स कहते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर के। तो वो सोलेनॉइड किस तरह से, जैसे कि ये हमने यहाँ पे दिखा, तो ये जो सोलेनॉइड होती है वो किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, ये सब बात इसमें हमने सीखने हैं। और दूसरी बात जो है कि वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, और जिसके आधार पर हम मोटर एंड सेकेंड जनरेटर भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये सब बातें बच्चों ये चैप्टर में हमें पढ़ना है, ठीक है। चलो दूसरा भी आपका एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट होती है आपको कुछ क्वेश्चन, प्रीवियस नॉलेज पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन जो बच्चों उसमें ये है कि हाउ
हाउ डू वी डिसाइड दैट मटेरियल इज गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? क्या पूछा है? मटेरियल जो है वो गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, इसको ही हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर। इंसुलेटर जो बैड कंडक्टर होते हैं इंसुलेटर। तो इसको हम कैसे फाइंड करें? ठीक है, इसको डिसाइड कैसे करें कि जो वो जो मटेरियल है वो गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है? तो बच्चों लास्ट ईयर का चैप्टर अगर देखते हैं तो उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस एक पॉइंट सीखा था, ये रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जिस मटेरियल का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो इंसुलेटर होगा और जिस मटेरियल का रेजिस्टेंस कम होगा वो गुड कंडक्टर होगा। तो हमें गुड कंडक्टर कौन से पता है, लेकिन सबसे पहले हमने देखा था कि सिल्वर जो है Ag, ये सबसे गुड कंडक्टर। ठीक है, देन कॉपर, एल्यूमिनियम से और कॉपर, एल्यूमिनियम, देन फेरस, etc। आगे समझो बढ़ते जाएगा। ठीक है, इंसुलेटर में सभी जो बैड कंडक्टर रहेंगे, पेपर, प्लास्टिक, ओके, रबर। तो इस तरह से हम उसको फाइंड करेंगे अगर हमें रेजिस्टेंस पता है। तो जो ज्यादा रेजिस्टेंस करेगा करंट फ्लो को वो इंसुलेटर रहेगा और जो कम रेजिस्टेंस करेगा करंट फ्लो को वो गुड कंडक्टर रहेगा। और सेकंड क्वेश्चन कि आयरन क्या है? गुड कंडक्टर है। ठीक है, आयरन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सॉरी, आयरन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आयरन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो फिर हम अगर कोई आयरन का पीस अगर हमारे हाथ में लेते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता? ये क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन पूछा है। तो बच्चों इसका आंसर ये है, जब तक हम या आयरन रॉड या फिर कोई भी गुड कंडक्टर से करंट फ्लो नहीं करते, क्या नहीं फ्लो करते? करंट फ्लो नहीं करते, तब तक हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। इसका आंसर भी हमने इसके प्रीवियस क्लास में हमने देखा है बच्चों कि एटम जो होता है, एटम के सेंटर में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन्स उसके रिवॉल्व करते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल रहते हैं। कैसे रहते हैं? इक्वल रहते हैं। सो एटम हैज चार्जेस, इलेक्ट्रिकल चार्जेस, बट इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल। तो ये जो फेरस ये गुड कंडक्टर है इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसके जो एटम्स है सभी एटम्स कैसे? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जब तक उसमें से हम करंट फ्लो नहीं करते तब तक हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये बात भी हमें याद रखनी। ठीक है, तो इसके बाद बच्चों देखो ये दो क्वेश्चन होने के बाद नेक्स्ट बात आपको थोड़ा सा आपका जो प्रीवियस नॉलेज है उसके बारे में बात की, जैसे कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं बच्चों, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कब प्रोड्यूस होती है? तो ये प्रोड्यूस होती है बाय द ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, बाय द ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। अगर जो चार्ज रहते हैं, मैंने अभी बोला है कि कोई भी एटम रहे तो उसमें पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहते हैं। अगर समझो उसमें से ये नेगेटिव चार्ज चला गया तो इस पे आता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज चला गया तो ये एटम पे आता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चार्ज एटम इज कॉल्ड एज आयंस, चार्ज एटम्स इज कॉल्ड एज आयंस। ओके, इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम इज कॉल्ड एज आयंस। ठीक है, तो ये पॉजिटिव आयन को हम कैटायन कहते हैं और नेगेटिव आयन को हम एनायन कहते हैं। ये सब बेसिक बात है बच्चों, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो वहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, और उसके लास्ट और एक बात हमने लास्ट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी देखा कि फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। ये सब बातें हमको पता होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत बेसिक है, मतलब ये जो कि हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था ये पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब स्टार्ट करते हैं ये पहला वाला पॉइंट, एनर्जी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। हमारा टॉपिक दैट इज एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में एनर्जी किस तरह से ट्रांसफर होती है इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपको एक पिक्चर दिखाया गया है और उसको ऑब्जर्व करने के लिए बोला है, और सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि वहाँ पे कौन कौन से इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों जाहिर सी बात है जो ये पिक्चर में देखो वहां पे जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ट्रांसफर
किसमें कौन कौन सी चीज ट्रांसफर हो रही है, हीट एनर्जी में ट्रांसफर हो रही है, लाइट एनर्जी में ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। देन वहां पे साउंड, टीवी का साउंड जो है साउंड एनर्जी में वो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी वो ट्रांसफर हो रही है। और बी पिक्चर दिखाया है जिसमें फैन दिखाया है, मतलब वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। और लास्ट में इलेक्ट्रिक एनर्जी से इलेक्ट्रोमैग्नेट जो कि बेल में यूज होता है, ओके, इलेक्ट्रिक बेल में इलेक्ट्रोमैग्नेट वहां पे फॉर्म किया है। मतलब एक ही एनर्जी है, मतलब वो मैग्नेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हुई है, इसको क्या कहेंगे हम, मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अलग अलग एनर्जी में हमने ये इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर की है, ठीक है। तो ये सब क्या है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी हीट होता है तो वो हीटिंग इफेक्ट होगा, ये लाइट अगर उससे आती है तो वो लाइट का इफेक्ट होगा, साउंड इफेक्ट है, मैकेनिकल एनर्जी के टू पार्ट्स होते हैं, काइनेटिक एनर्जी, फैन जो है वो काइनेटिक एनर्जी दिखा रहा है, ओके, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। देन पोटेंशियल एनर्जी भी रहती है, मैकेनिकल एनर्जी का ही पार्ट रहता है दोनों, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल। तो ये सब बातें उसका आंसर है, ठीक है बच्चों। तो ये होगा पिक्चर के बारे में, ठीक है। चलो उसके बाद मेन पार्ट आता है दैट इज इलेक्ट्रिक ट्रांसफर इन एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है बच्चों। इसको एकदम अच्छे से हम यहाँ पे सीखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी में जो मटेरियल आपने यूज किया है वो एक सर्किट डायग्राम है, सर्किट डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है, इसके बारे में दिया है। तो सबसे पहले जो मटेरियल है तो उसमें हमें लगेगा सेल या बैटरी, ये तो सेल नहीं, ये बैटरी, ठीक है, क्योंकि एक से ज्यादा सेल रहे तो उसको बैटरी कहते हैं, बैटरी। देन ये करंट उससे फ्लो हो रहा है, फ्लो ये है कंडक्टिंग वायर या फिर कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टिंग वायर या कंडक्टर। देन ए टू बी ये रेजिस्टेंस है जिसको हमने आर से डिनोट किया है, उसके अक्रॉस हमने वोल्टमीटर लगाया है, ठीक है, जो कि वोल्टेज काउंट करेगा। एंड सीरीज में एमीटर लगाया है जो कि क्या करेगा, करंट काउंट करेगा। और ये की है जिससे हम सर्किट ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। ये सब बातें हमको यहाँ पे मेंशन करनी, ठीक है बच्चों। देन जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हमें मेजर करना है ये सभी बातें, करंट कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो करंट की वैल्यू समझो हमने आई ली है, बराबर है। और पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्टेज ने काउंट किया है अक्रॉस द पॉइंट ए एंड बी, मतलब ये पॉइंट ए बी क्या है, अक्रॉस द रेजिस्टेंस, ओके। ये जो रजिस्टर है, रेजिस्टेंस बोल रहा है, रजिस्टर बोल, ये रजिस्टर इसके अक्रॉस जो वोल्टेज वोल्टमीटर ने जो वोल्टेज काउंट किया है वो है VAB, मतलब ए बी पॉइंट में जितना वोल्टेज है उतना। तो ये हमने ऐसा इस तरह से काउंट करके यहाँ पे लिखा है। एंड देन रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू R, रेजिस्टेंस को R काउंट किया है, ठीक है बच्चों। तो ये सब बातें सबसे पहले लिखनी है। जब देखो ये जो पार्ट है इसमें हम थ्योरेटिकल पार्ट एंड मैथमेटिकल पार्ट दोनों पार्ट देखने वाले, मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेस कैसे किया जाएगा, ये एनर्जी ट्रांसफर किस तरह से होती है वो मैथमेटिकली भी देखेंगे और थ्योरेटिकल भी देखेंगे, ठीक है। तो थ्योरेटिकल में देखते हैं सबसे पहले पॉइंट आता है ये, अगर समझो इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो हो रहा है मतलब उसमें से चार्ज फ्लो हो रहा है, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड एज करंट, ओके। तो इसमें से ये चार्ज फ्लो होता है, ठीक है। इफ द चार्ज Q फ्लो A to B, अब ये चार्ज यहां से समझो गया कहां से, A to B से रजिस्टर इन टाइम t, इन टाइम t, ड्यूरिंग द टाइम, याद रखना, ड्यूरिंग द टाइम एनर्जी VQ इज गिवन टू द रजिस्टर। अब ये VQ कहां से आया, VQ VABQ है, VAB मतलब ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और Q क्या है, ये चार्ज, बराबर। ये कहां से आया, बराबर है कि। तो देखो बच्चों ये VAB इंटू Q इंटू रहता है, ओके, प्रोडक्ट रहता है, तो इज गिवन टू द रजिस्टर, वो रजिस्टर को दी गई है, ठीक है। लेकिन वो एनर्जी कहां से आई, दैट एनर्जी इज प्रोवाइड बाय द सेल, और सेल में प्रोवाइड करने के कारण, ओके, दैट एनर्जी इज प्रोवाइड बाय द सेल थ्रू द Q से वो आई है, ठीक है, थ्रू द Q टू द रजिस्टर्स वेयर द वर्क इज डन,
अब एक आसान तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों। यहाँ पे देखो, अगर समझो हमें पता है इस बैटरी जो रहती है वो क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करती है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है, बराबर। तो ये जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इसी के कारण ही ये जो इलेक्ट्रॉन है मतलब ये चार्ज फ्लो होते हैं मतलब उसमें ये चार्ज में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, बराबर। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ से आती है चार्ज के साथ, और जैसे ही यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया वहां पे रुक जाएगी। मतलब ये काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, दैट काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो ये हो गया उसका वर्क डन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया है, वर्क डन हो गया है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ठीक है, अब जो कि आपके बुक में जो दिया गया है उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो ये जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, बराबर है, थ्रू द क्यू, जिसमें काइनेटिक एनर्जी थ्रू द क्यू टू द रेजिस्टर्स। एनर्जी किसको दी जा रही है, ये रेजिस्टर्स को एनर्जी दी जा रही है। तो ये रेजिस्टर्स यहाँ पे अगर एनर्जी ले रहा है, रिसीव कर रहा है, तो वहां पे वर्क डन होगा। तो वर्क डन कितना है, तो वर्क डन है दैट इज VAB डॉट Q। ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू चार्ज। ये कहां से है, अरे बच्चों हमने लास्ट ईयर देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज डिनोटेड बाय V इज इक्वल टू work done in moving unit positive charge from one point to another point, that is V is equal to W upon T, therefore W is equal to VQ। तो ये वोल्टेज जो है कितना काउंट किया है हमने, V भी काउंट किया है, इसलिए यहाँ पे आया W is equal to VAB into Q, और चार्ज को हमने काउंट किया है Q। ठीक है, यहाँ पे लिखना भूल गया, चार्ज जो है उसको काउंट करेंगे हम Q। ठीक है, तो इस तरह से ये यहाँ पे वर्क डन हुआ है, मतलब इसने जो एनर्जी प्रोवाइड की है वो एनर्जी ये चार्ज लेकर आया है और चार्ज ने रेजिस्टेंस को दी है। ठीक है, और रेजिस्टेंस को देने के बाद ये रेजिस्टेंस ने वर्क डन किया, तो वर्क डन उसका आ गया VQ अकॉर्डिंग दिस पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है उसके हिसाब से। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू VAB into Q। यहां तक समझ में आया, ये वर्क डन यहां पे हुआ, इज परफॉर्म बाय दैट रजिस्टर। ठीक है, ये रजिस्टर ने वर्क परफॉर्म किया। ठीक है, देन दिस एनर्जी रिसीव्ड बाय द रजिस्टर, जो एनर्जी रजिस्टर्स ने रिसीव की है, रिसीव किया बाय द रजिस्टर एंड कन्वर्टेड दैट हीट, मतलब दैट एनर्जी इनटू द हीट एनर्जी, और उसी एनर्जी को जो कि ये सेल ने प्रोवाइड की है उसी एनर्जी को उसने क्या किया, हीट में कन्वर्ट किया। और इसी के कारण ये जो रेजिस्टर्स है, रेजिस्टर्स मतलब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, कोई भी इलेक्ट्रिकल, कोई भी चीज इलेक्ट्रिकल चीज, ठीक है, तो वो रेजिस्टर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। सो हैज द टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस, या फिर रेजिस्टेंस लिखो या फिर रजिस्टर लिखो, रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर इज इंक्रीज, और ये एनर्जी के कारण ये टेम्परेचर इंक्रीज होता है रजिस्टर्स का। ठीक है, और जिस रेजिस्टेंस, ये रजिस्टर का रेजिस्टेंस अगर ज्यादा रहा तो ज्यादा गर्म होगा। जैसे कि हमारा हीटर होता है, वाटर हीटर होता है, रूम हीटर होता है, उनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है इसलिए वो ज्यादा गर्म होते हैं। ठीक है, टीवी भी गर्म होता है, उसका रेजिस्टेंस कम होने के कारण वो ज्यादा गर्म नहीं होता। फैन, हर एक चीज गर्म होती है। आप देखना कभी कभी वायर जो है, कंडक्टिंग वायर भी कभी कभी गर्म हो जाता है, क्योंकि हर एक मटेरियल का उसका एक ये रहता है, रेजिस्टिविटी रहती है, मतलब वो भी रेजिस्ट करता है लिटिल अमाउंट में। ठीक है, ज्यादा नहीं लेकिन कम, थोड़ा सा वो भी गर्म हीट हो जाता है। तो यही कारण होता है बच्चों की जो प्रोवाइड करता है सेल, जो हीट एनर्जी प्रोवाइड, सॉरी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है, वही एनर्जी ये हीट में कन्वर्ट करता है। ठीक है बच्चों, और यही सब होता है एनर्जी ट्रांसफर। सर्किट में इस तरह से एनर्जी ट्रांसफर होती है। ठीक है, चलो, तो कोई भी वर्क डन अगर होता है, इलेक्ट्रिसिटी से अगर वर्क डन हो रहा है तो एनर्जी ट्रांसफर के कारण हो रहा है, वो जो अगर हीट होता है तो हीट भी ये एनर्जी के कारण ही होता है। ठीक है, तो इसको अगर ये हम क्या करेंगे, मैथमेटिकली इसको क्या करेंगे, हम प्रूव करेंगे, मतलब किस तरह से वो होता है। ठीक है, तो देखो बच्चों, किसी भी काम के लिए हमें पावर लगेगा। ठीक है, तो पावर के लिए
पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, शॉर्ट में लिखता हूं वर्क डन अपॉन टाइम, जो कि इलेक्ट्रिकल पावर शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक वर्क डन बाय टाइम। इलेक्ट्रिक वर्क डन हो रहा है वहां पे, बराबर है। और इलेक्ट्रिक वर्क डन मतलब ये जो इलेक्ट्रिसिटी ने वर्क डन किया है तो वो कितना है, हमने अभी फाइंड किया वर्क डन है VAB अपॉन VABQ, वही वैल्यू इसमें पुट अप कर देंगे। इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू VAB सफिक्स में इनटू Q अपॉन T। लेकिन हमें पता है करंट का, बट I is equal to Q upon T, I is equal to Q upon T, तो ये Q upon T जो है उसकी जगह हम I लिख देंगे। तो इलेक्ट्रिकल पावर बराबर है, इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा VAB इंटू I, QT की जगह क्या लिख दिया हमने I की वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दी, बराबर, ठीक है। अब दैट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी, क्या देख रहे हैं हम इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी बैटरी प्रोवाइड करते हैं थ्रू द Q टू द रेजिस्टर, ओके। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू T, ये कैसा है, ठीक है। देखो बच्चों जो इलेक्ट्रिक पावर है इसको हमने P से डिनोट किया, ठीक है। और इलेक्ट्रिक वर्क डन यही इलेक्ट्रिक एनर्जी रहती है, वर्क डन मतलब देखो वर्क और एनर्जी का जो यूनिट है वो क्या है, जूल है, मतलब दोनों भी जूल में काउंट किया जाता है, बराबर। वर्क डन और एनर्जी, तो एनर्जी वर्क डन करती है इसलिए इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू T, क्योंकि ये इज इक्वल टू है तो इसको हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी कहा है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू T। तो ये जो P, ये जो पावर है यहाँ पे VB आया तो ये P से डिनोट किया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी E इज इक्वल टू, या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी लिखो, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, अब फुल फॉर्म में लिखो, दैट इज ये जो VAB इंटू I इंटू T इंटू I इंटू T, ठीक है। अभी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है यही that this energy received by the resistor and it converted it into heat energy, और इसी एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है which is denoted by H, ओके। H इज इक्वल टू आता है VAB इंटू I इंटू T, VIT। अगर वोल्टेज सिर्फ V लिखना है तो ये एक फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिल गया। पहला फार्मूला जो का हीट का फार्मूला याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, हीट का फार्मूला VIT, ठीक है। चलो इसी को आगे बाय ओम्स लॉ, यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। बाय ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR। ये V की जगह अगर हमने IR अगर रख दिया तो क्या हो जाएगा, देखो H इज इक्वल टू V की जगह IR रखना है, IR इंटू I इंटू T, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर इंटू R इंटू T, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, ठीक है बच्चों। आपके बुक में इसके पहले एक पॉइंट दिया गया है गलती से, दैट इज H इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। ये भी करेक्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन लिखा ऊपर ये है और दिया ये है, तो ये गलत है। एक्चुअली क्या इसके लिए क्या करना चाहिए था, उन्होंने फिर ऐसा लिखना चाहिए था कि I इज इक्वल टू बाय ओम्स लॉ होता है I इज इक्वल टू V बाय R, ठीक है। अब ये V बाय R इसमें पुट अप कर दो, H इज इक्वल टू V बाय R बराबर इनटू I की जगह पुट अप करना है, सॉरी V की जगह I की जगह, तो VAB इंटू V बाय R इंटू T, ठीक है। तो इसी तरह से हमें ये तीसरा फॉर्मूला मिल जाएगा V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। इसको वोल्टेज ही काउंट करो,
ठीक है। और ये तीसरा फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, याद रखना तीनों फार्मूले। H इज इक्वल टू वी आई टी, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी और H इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। तो इसको ही जूल्स लॉ कहा जाता है। जो सेकंड जो है इसको जूल्स लॉ कहा जाता है, ठीक है। जूल्स लॉ क्या कहता है? हीट प्रोड्यूस इन अ रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, resistance of that resistors and time through for which the current flowing through that conductor। तो ये होता है जूल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ। फिर से एक बार बताता हूं कि जूल्स लॉ स्टेट दैट हीट प्रोड्यूस इन अ रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। सेकंड, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द resistor, and third one time for which the current flowing through that resistor। ओके, तो ये होता है जूल्स लॉ। मैंने यहाँ पे ओरली बताया बच्चों। इसके पहले चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, उसमें जूल्स लॉ का एक सेपरेटली मैंने एक वीडियो बनाया, वो वीडियो आप देख लेना कंप्लीटली, पूरा सिर्फ जूल्स लॉ पे ही इसको पूरा एक्सप्लेन मैंने वहाँ पे किया। तो इस तरह से बच्चों अभी यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो क्या है? एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इन इलेक्ट्रिक सर्किट। कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इस तरह से एनर्जी ट्रांसफर होती है, ठीक है। ये सब पॉइंट याद रखना। और ये तीन फॉर्मूले, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सेकंड वाला जो है वो जूल्स लॉ है, ठीक है। चलो इस तरह से एनर्जी ट्रांसफर। तो बच्चों एक बात मैं यहाँ पे बताना भूल गया, देखो यहाँ पे हमने जो हीट के तीन फॉर्मूले दिखे, ठीक है। इसी के बारे में बच्चों इसके पहले हमने पावर के फॉर्मूले देखे। पावर इज इक्वल टू वी आई, ठीक है। पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एंड पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। इसी में अगर हम टाइम ऐड करते हैं, इसमें अगर हम टाइम ऐड करते हैं तो ये बन जाते हैं हीट का फॉर्मूला, ठीक है। हीट के फॉर्मूले बन जाते हैं। बहुत आसान तरीका है। पावर के याद रखो, हीट जनरेशन मतलब हीट जनरेटेड इन रजिस्टर या फिर इन सर्किट, तो ये भी फार्मूला हमको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। बहुत आसान तरीका है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं जो कि मैंने पहले बात की थी, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है बच्चों। तो पावर की डेफिनेशन आपको पता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। जो कि ये इलेक्ट्रिकल पावर है, इसको भी हम पी से ही डिनोट करते हैं, याद रखना। मैं यहाँ लिखता हूँ इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल पावर। वही लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इसलिए E डिवाइड बाय T, ठीक है। तो ये हो गया पावर की डेफिनेशन, ठीक है। पावर की डेफिनेशन हो गया, लेकिन पावर का फार्मूला जो है बच्चों वो हमने डिराइव किया है, दैट इज पावर इज इक्वल टू V इंटू I, ठीक है। ये हो गई डेफिनेशन। इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, लेकिन उसका फार्मूला है P इज इक्वल टू V इंटू I। लेकिन वोल्टेज जो है इसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है W अपॉन Q और करंट का होता है Q अपॉन T। दोनों के फार्मूले लिख दिए। Q एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो बचेगा W अपॉन T, जो कि हमको यूनिट फाइंड करने हैं, इसलिए वर्क डन का यूनिट होता है जूल और टाइम का होता है सेकंड। तो ये जो पावर है, तो पावर काउंट करेंगे हम जूल पर सेकंड में, लेकिन जेम्स वैट के ऑनर में ये जो जूल पर सेकंड है उसको वैट का यूनिट दिया गया है पावर, ठीक है। तो इस तरह से ये जो पावर है ये वैट में काउंट किया जाता है, याद रखना, ठीक है। तो 1 वैट इज इक्वल टू
1 वैट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 सेकेंड। इस तरह से ये पावर का यूनिट हमें यहाँ पे मिलता है। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद देखेंगे कि 1 किलोवाट आवर क्या होता है। ठीक है, चलो 1 किलो वैट आवर, के स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एच स्मॉल। ठीक है, तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है दैट इज पावर इनटू टाइम, इसमें हम काम करते हैं इसको। ठीक है, मतलब ऐसी इस तरह ये फॉर्मूला है इसका, क्योंकि P इज इक्वल टू क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम, पावर इज इक्वल टू, तो E इज इक्वल टू बनता है E, इलेक्ट्रिक एनर्जी लिखो या फिर E लिखो, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ठीक है, अब ये तो समझो जूल में अगर हम फाइंड करते हैं, ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। ठीक है, लेकिन कमर्शियल यूनिट की अगर हम बात करेंगे, कमर्शियल यूनिट, ठीक है, तो कमर्शियल यूनिट जो होता है, जो कि हम हमारे घर में जो मीटर होता है उसमें जो इलेक्ट्रिकल पावर काउंट की जाती है वो यूनिट में काउंट की जाती है। किसमें? यूनिट में। दैट इज 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलो वैट आवर। मतलब 1 किलो मतलब कितना होता है? 1000 वैट। 1 किलो वैट मतलब 1000 वैट। आवर मतलब 1 घंटा। 1 घंटे में कितना, इतना अगर काम होता है तो 1 किलो वैट का अगर काम होता है तो उसको कहेंगे हम 1 यूनिट। अब 1 किलो वैट आवर को अगर एक्सप्लेन करना है तो कितना वर्क डन करेगा वो देखेंगे जूल में। 1 किलो वैट आवर इज इक्वल टू 1000 वैट इनटू आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 360, 100। ओके, ये हो गया जूल। ठीक है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 इंटू 0 0.30 जूल। ठीक है, जो कि एनर्जी की बात कर रहे हैं तो एनर्जी है जूल में काउंट की जाए तो इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये 36 इंटू 10⁵ जूल एंड 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 1 किलो वैट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। इस तरह से ये कमर्शियल यूनिट होता है। ठीक है, तो इसको इस तरह से 1 किलो वाट आवर कितना, तो वो 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। ठीक है, और एक बात बताना चाहता हूँ बच्चों में कि ये जो हीट जो होता है, हीट इज इक्वल टू I²RT या फिर VIT या फिर V²/R इंटू टी। ठीक है, तो हीट जो है हम इसको जूल में काउंट करेंगे, बराबर। हीट जो है जूल में काउंट करेंगे, लेकिन हीट तो हम कभी कभी कैलोरी में काउंट करते हैं। ओके, तो हीट को अगर ये जूल को अगर कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल इतना होता है, याद रखना 4.1 जूल। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.1 जूल। अगर जूल में आंसर आया तो जूल को अगर इससे डिवाइड करेंगे तो हमें कैलोरी का आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये याद रखना, ये भी बात 4.18 जूल। ठीक है, ये सब बातें हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। और एक लास्ट एक क्वेश्चन आपके बुक में पूछा है बच्चों, देखो वो क्वेश्चन इस तरह से है, if in the circuit the resistor is replaced by motor। अब जो सर्किट था हमारा, ठीक है, मैंने सब बोला है कि जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं वही क्या होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से पॉजिटिव ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर बाकी नहीं ड्रॉ करता है, ये रजिस्टर की जगह अगर हमने मोटर अगर रख दी, ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक एनर्जी ने ये रजिस्टर में, तो अभी ये जो एनर्जी थी ये किस में कन्वर्ट, इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी,
क्योंकि वहां पे रजिस्टर था, बहुत बड़ा रजिस्टेंस था, मतलब जैसे कि हीटर था या फिर रूम हीटर, वाटर हीटर, हाँ ऐसे जो, या फिर आयरन थी, तो इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा रहता है, इसलिए इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, हीट में कन्वर्ट हो गई। अब जो कि हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं मोटर से, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, मैकेनिकल एनर्जी में, दैट इज रन करेगी, इसलिए काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों इस तरह से यहाँ पे जो रजिस्टर है ना, ये कौन से इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है। जैसे कि हम बल्ब यूज करेंगे तो वो जो बल्ब के अंदर जो टंगस्टन की वायर रहेगी, ठीक है, जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, तो वो ग्लो करेगी क्योंकि वो हीट करेगा। ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। हीट करने के कारण वो क्या हो रहा है, ग्लो कर रहा है, लेकिन हाई मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण वो मेल्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये रजिस्टर माने इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ही होते हैं। इसकी जगह जो रिप्लेस करेंगे वो एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाएगा। मोटर की है इसलिए वो मैकेनिकल एनर्जी में हो गए। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।